अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज के शो में हम बात करेंगे कुछ एजुकेशन और दीगर इनिशिएटिव के हवाले से। कहा जाता है कि आज की दुनिया में अगर किसी कौम ने आगे बढ़ना है तो उसके पास आला तालीम याफ्ता अफराद और हुनरमंद अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। उसके बगैर कोई मुल्क जो है वो जितने मर्ज़ी रिसोर्स का मालिक हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए तमाम हुकूमतें, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो भरपूर तवज्जो देती हैं कि एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा इकदाम किए जाएँ। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नई हुकूमतें वजूद में आई हैं, मरकज़ में भी और सूबों में भी, और सारी हुकूमतें यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो कोशिश कर रही होंगी कि अपने अपने दायरा कार में हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है और दीगर जो आम आदमी के से कन्फ्रंट करता है जिन चीज़ों को, उसके हवाले से ज़्यादा अहम इकदाम करें। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया हमने और बात करेंगे आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की असम्बली में क्या चल रहा है, पंजाब में एजुकेशन के हवाले से क्या रिफॉर्म्स हो रही हैं, और दीगर शोबों में जो नई चीफ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली ख़ातून चीफ मिनिस्टर बनी हैं, कि वो आगे बढ़ने के लिए और अपने सूबे को आगे ले जाने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। इस हवाले से हमने दावत दी आज गुफ्तगू के लिए राना सिकंदर हयात साहब को, जो कि लाहौर से जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप मिनिस्टर हैं सूबाई स्कूल एजुकेशन के। राना सिकंदर हयात साहब, आपको वेलकम करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे शो में आज शिरकत की। शुरू करेंगे राना साहब, आज जो ताज़ातरीन एक इनिशिएटिव हमारे इल्म में आया है कि जो पंजाब है, पंजाब के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी उनके हेल्थ के हवाले से, और ख़ास तौर पे उनकी जो आई साइट है उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद उनको कुछ पता चला कि कुछ हेल्पिंग जो कुछ चीज़ें हैं वो उनको दी जाएंगी। तो एक तो ये बताइएगा क्या इनिशिएटिव है, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक बच्चों के लिए होगा, और फिर इसके जो दीगर पहलू होंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। जी राना साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने बजा फरमाया सर, ये हमारा WHO के साथ जो प्रोग्राम आ रहा है जस्ट क्लोज टू $5 मिलियन, इसमें सर हम अपने स्कूल के बच्चे भी और आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जिन्हें डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, जिस तरह हेयरिंग एड डिसेबिलिटी है या आई साइट का इशू है और वो कभी स्क्रीन नहीं होता और उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ तो इफेक्ट हो ही रही है, बट उनकी एफिशिएंसी और एजुकेशन भी इफेक्ट होती है। सर में दर्द दूसरी अलामत है जब आपकी नजर वीक हो और फिर इसी तरह इट कीप्स ग्रोइंग। तो करीबन 7 लाख बच्चों को इनिशियली इस प्रोग्राम के तहत स्क्रीनिंग के बाद उन्हें हेयरिंग एड्स दी जाएंगी। उन्हें अगर जो भी उनकी जरूरत के मुताबिक नाजिर की ऐनक है वो दी जाएगी। और ये फर्स्ट प्रोग्राम है एवर स्टेट ऑफ द आर्ट which is designed for kids in schools, और हमने उसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया क्योंकि उन बच्चों को भी उतनी ही ज़रूरत है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन बच्चों के लिए जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी भी इशू है, कई बच्चों के लिए ऐनक लेना भी इशू है, टेस्ट कराना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय WHO एंड पंजाब गवर्नमेंट। इसमें जो टेस्ट होंगे वो बच्चों के किसी आपने सरकारी इदारे के तहत होंगे या कोई NGO उसमें मदद करेगी आपकी, और जो चीज़ें फराहम करेंगे उसमें एनके शामिल होंगी, और जो हेयरिंग जो एड्स हैं वो दिए जाएंगे? जी सर, ऐसे ही आपने सही कहा सर। इसमें हम अपनी स्केलेबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बना रहे हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटी देंगे, और हमारे पास हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स हैं काफ़ी तादाद में। तो उन्हें भी हम प्रोडक्टिविटी उनकी जो है उसे इन्हांस करते हुए उन्हें ऑन बोर्ड लेंगे। और फिर इसके थ्रू आपने जिस तरह कहा कि जिन बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद जिनमें आइडेंटिफिकेशन होगी, ऐनक की ज़रूरत है या जिस तरह आपने फरमाया कि हेयरिंग एड की ज़रूरत है, फिर उन्हें उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर इन्हें ये फिजिकल कंपोनेंट जो है वो पहुंचाया जाएगा। और ना सिर्फ ये कि हम हेयरिंग एड्स दे रहे हैं, और ऐनकें अगर वो ख़राब हो जाएं, वो टूट जाएं, तो इंशाल्लाह उन्हें रिप्लेस भी हम करेंगे ताकि ये सस्टेनेबली चलता रहे। अच्छा, एक और जो इनिशिएटिव जिसके बारे में हम सुन रहे हैं पंजाब की हुकूमत, तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी किसी लेवल पे शुरू किया हुआ है कि बच्चों को जो खाना देने का है, बच्चों की न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है इसको कैसे करेंगे? इसके लिए भी पंजाब हुकूमत का ख़जाना जो है वहाँ से पैसे जाएंगे या कोई मुखैर हजरात से मदद लेंगे? इसकी कोई थोड़ी तफसील बताइएगा कि इसका क्या बेसिकली इसकी डिटेल्स क्या है इसकी? सर, चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका विजन ये है कि जो बच्चे हैं स्कूल्स में
ان میں جس طرح آپ نے دیکھا تو پہلے 5 سال جو ہے نا، پہلے 1500 دن قریباً، اس میں سر بچے کی مینٹل اور فزیکل گروتھ جی میکسیمم ہوتی ہے. تو سی ایم کا ورژن اور ان کا پلان اور ان کا مشن یہی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر ہم بچوں کو گروتھ میں مدد کر دیں اور پھر ان کا کانسنٹریشن سپین، آپ کو سن کے یہ بھی حیرانی ہوگی کہ ہنڈریڈز آف جو اسکول کڈز ہیں وہ ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، جی جی اور پھر خالی پیٹ اسکول آنا اور اس کے بعد کیا تعلیم وہ حاصل کریں گے اور کتنا یاد رکھیں گے، اور پھر ان کی افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے. تو ہم 5 سے 6 ملین 50 سے 60 لاکھ بچے جو پرائمری اسکولز میں ہیں، ان کے لیے ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگ لیا ہے، اور انہیں ہم دیں گے. ہم نے مختلف تجاویز مانگی ہیں جس میں ملک انکلوڈیڈ ہے، نیوٹریشن بارز انکلوڈیڈ ہیں، نیوٹریشن بنز انکلوڈیڈ ہیں، تاکہ جو جو کمپنیز اویلیبل ہیں وہ ہمیں ڈیٹا دیں، بیکاز ان بچوں کے لیے یہ پروگرام چیف منسٹر جلد سے جلد شروع کرنا چاہتی ہیں. تو ایکسپریشن آف انٹرسٹ رول آؤٹ کر دی ہے، اور اتنے بڑے اسکیل پہ 50 سے 60 لاکھ بچوں کو ایک دم یہ پروگرام پوری دنیا میں شاید نہیں شروع کیا گیا. جی رانا صاحب، تو یہ دس بہت از ویری بگ، اینڈ انشاءاللہ اسی سال رول آؤٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ بڑا، چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اور سب سے بڑے صوبے میں جب آپ بچوں کو اس طرح نیوٹریشن کے لیے کوئی میل دیں گے یا کوئی غذائی ضروری جو اشیاء دیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ ایک بڑا انیشیٹو ہے. چونکہ بہت سے ممالک، بہت سے ہمارے ہمسایہ ممالک میں یہ چیز کی جا رہی ہے. اس بجٹ کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا جو کتنا والیوم کیا ہے بجٹ کا، کوئی آپ نے اسٹیمیٹ لگایا ہوگا ڈیفینیٹلی؟ یہ قریباً کوئی 40 ارب کے قریب جو انیشلی ہمیں جو ہماری فائنڈنگز ہیں. بٹ دین اگین جس طرح میں نے کہا کہ ڈیپینڈنگ، ہم نے ٹرانسپیرنٹ اسے کرنے کے لیے تجاویز بھی مانگی ہیں. نیوٹریشن انٹرنیشنل بھی یہاں کام کر رہی ہے، اور پھر ڈائٹریشنز اور مختلف نیوٹریشنسٹ اویلیبل ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیز اپنا CSR بھی اس میں ڈال کے. تو ہمیں قریباً جو ہمیں ابھی تک کوٹ ہوا، جس طرح پیک آف ملک ہے یہ مارکیٹ میں جو 80 روپے کا ملتا ہے، we've negotiated، اور ہمیں یہ قریباً 40 سے 45 روپے کا 200 ml کا وہ ملے گا. بٹ اس کے ساتھ ہم نے تجاویز بنس کی بھی مانگی ہیں. تو یہ 40 ارب کے قریب ہمارا ایسٹیمیٹ ہے، which could ڈیپینڈنگ آن کہ ہم کیا پروڈکٹس کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں، اس کا کیا ماڈل ہم فائنل کرتے ہیں، اس پہ ویری کر سکتے ہیں. بٹ ابھی تک جو ہم نے بجٹری فگرز رکھے ہیں وہ 40 بلین کے قریب ہے، اچھا رانا اور صاحب، پروونشل گورنمنٹ ہی سارے فنڈ جی کمنگ بیک ٹو دس ایجوکیشن ایشو، یہ جو 2-3 دن پہلے کانفرنس ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی ایجوکیشن کے حوالے سے چاروں صوبوں کے نمائندے موجود تھے، نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کی ہے. تو پنجاب کے ذمہ جو ہے وہ کیا ہے ایمرجنسی کے حوالے سے؟ کون کون سے اقدامات ہیں جن کو انشور کیا جائے گا اس نیشنل ایمرجنسی کے امبریلا کے نیچے؟ سر ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے، اور ہم وی آر ویری تھینکفل اینڈ گریٹفل، بیکاز ایجوکیشن اوبیسلی کین ناٹ ویٹ. اور جو حالات ہیں اس ملک میں، اس میں میجر جو پرائم منسٹر صاحب کا کنسرن ہے وہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو پنجاب میں قریباً 1 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ فگر کو 2.5 کروڑ کے قریب چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑا کنسرن ہے انہیں اسکولز میں لانا، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک پچھلے 76 سال میں ان بچوں کی میپنگ ہی نہیں ہوئی کہ وہ کدھر ہیں، کس شہر میں کتنے ہیں، کس تحصیل میں کتنے ہیں. تو ہم پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ پلان بنایا کہ اگر ہمارے 80 لاکھ سے 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو ہم ہر سال 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں لائیں گے. اور اس سال الحمدللہ with the work of Chief Minister's team and the Education Department ہم 12 لاکھ بچوں کو ابھی تک اپنے اسکولز میں انرول الحمدللہ کر چکے ہیں، اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی انرولمنٹ ڈرائیو ہے. اور یہ سارے بچے جو ہیں یہ الحمدللہ سرکاری اسکول، معیاری اسکول کے وعدے پہ اسکول میں آئے. تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایک بڑا میجر ایشو، اور دوسرا پھر مسنگ فیسلٹیز اینڈ ٹیچرز شارٹیج. تو اس پہ بھی ہم اسکول مینجمنٹ کاؤنسل کے ماڈل پہ جا رہے ہیں. تو میسو کاسٹ سیونگز، اور ٹیچرز ہائرنگ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کا، کہ ٹیچرز جو ہیں ان کا شارٹیج کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس میں ریشنلائزیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، بٹ انشاءاللہ ہم اپنی پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ٹیچرز ریکروٹمنٹ بھی میرٹ پہ کریں گے. ہم IMF کی لمیٹیشنز کی وجہ سے بیکاز برڈن بہت زیادہ ہے پینشنز پہ اور سیلریز ٹیچروں کی جو بھرتی ہے، اور اس تو کے ہم علاوہ لانگ ٹرم شاید ابھی نہ کر سکیں، بٹ انشاءاللہ فار couple of years 2 year contract 3 year contract 1 year contract ماڈل پہ. بٹ وہ بالکل میرٹ بیسڈ ہوں گی، سینٹرل ٹیسٹنگ کریں گے
اور ہر ضلع کا پھر ایک پول بنا دیں گے اساتذہ جس کی میں جن کمی بچوں اور نے وہ اساتذہ ٹیسٹ کی پاس بڑھتی کیا ان کی یقینی طور پر اویلیبلٹی ہمارے ایجوکیشن پاس کے بھی ہو، حوالے سے ایک اور اہم ان ایشو میں ہے. سے پھر جہاں جس رانا اسکول صاحب یہ میں ہم نے بریک لینی ہے. ٹیچرز چاہیے. رانا صاحب بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم اپنی یہ جو آپ بات کر رہے تھے ٹیچروں کی بھرتی اور اس سے جو وابستہ دیگر ایشوز ہیں اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات چیت ہو رہی تھی پنجاب میں ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اسکندر حیات جو کہ ایجوکیشن اسکول کے صوبائی وزیر ہیں. رانا صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے اساتذہ کا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ اساتذہ کی کمی ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے اساتذہ موجود نہیں ہیں. کتنے اساتذہ جو ہے آپ فیوچر میں لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، تنخواہیں ہیں، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں اور مرکز میں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ان کی درمیان بڑی تفاوت ہے، بڑا فرق ہے. تو اس فرق کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ سر اس میں ابھی جو سیٹ جو ریفلیکٹ کر رہی ہیں ویکنٹ وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور بٹ خیر میں اس فگر سے اگری نہیں کرتا، بیکاز ہمارے پاس ابھی اس ٹائم 1 کروڑ بچے اسکولز کے اندر انرولڈ ہیں، تو 3.5 لاکھ ٹیچرز ہیں. ڈیوائڈ کریں تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آتی ہے 29 کی. تو اگر آپ 1 لاکھ اساتذہ اور بھرتی کریں گے تو آپ کی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو شاید میرا خیال ہے 17-18 پہ چلی جائے. بیکن ہاؤس کی 35 ہے، دنیا کے سارے ٹاپ ماڈلز کی. تو ہمیں ایک تو ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. دوسرا ضرور میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں 25 to 35,000 ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے، اور ان نوجوانوں کو اور بہنوں اور بھائیوں کو یہ موقع ملنا چاہیے. اسکول کی شارٹیج بھی دور ہوگی اور obviously اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ جو بھی وہ فگر آئے، کیونکہ ہمارے ریشنلائزیشن کے بعد کچھ 1000 ٹیچرز کے بہتر ہو جائیں گے. ایک اسکول میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اگر 30 ہے تو ایسے اسکول بھی ہیں جن میں 100 ہے، ایسے بھی ہیں جہاں پہ 15 بچے اور 15 استاد بھی پائے گئے. تو بار کیف انہیں ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور رورل ایریاز میں جہاں شارٹیج ہے وہاں ضرور ریکروٹمنٹ کریں گے. بے شک وہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہو، بٹ جن کی ریکروٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ انہیں پرکس بھی دیں گے، پریولیجز بھی دیں گے. بٹ ساتھ ہی ساتھ سر اس میں میری بھی یہ گزارش ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے سب ٹیچرز سے اور پنجاب کی عوام کو. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 500 ارب روپے کے بجٹ میں قریباً 425 ارب کے قریب صرف پیز کا برڈن ہے، جو تنخواہیں ہیں. اور ہمارے اساتذہ الحمدللہ بہت بہتر پیڈ ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ٹیچر کو 30,000 روپے مل رہی ہے، بلکہ 25 ہزار بھی، میں آج ایک اسکول میں گیا ہوا تھا وہاں مل رہی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ایجوکیشن دے رہے. تو میرا خیال ہے کہ منیمم ویج امپلیمنٹ ان پہ بھی کرنی چاہیے. اور ہمارے اساتذہ کو الحمدللہ 70-80 ہزار سے لے کے 60,000 آئی تھنک منیمم ہوگی، اور قریباً 1.5 لاکھ تک ہم جاتے ہیں. تو اچھے پرکس ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ انفلیشن کو باہر کیف مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح پچھلے صاحب، لیکن سال انفلیشن بہت عام طور زیادہ پہ اساتذہ کا ہم سے رابطہ رہتا ہے، ظاہر ہے عام لوگوں میں رہتے ہیں. ایک تو شکایت یہ ہوتی ہے جی کہ شاید پنجاب میں 3-4 ہزار 4.5 ہزار یا 4 ہزار کے قریب ہے ہاؤس رینٹ. اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل میں شاید 25 ہزار ہے. تو جو استانی یا استاد جو ہے وہ شہر میں آتا ہے کسی دور دراز گاؤں سے، تو اس کو 3-4 ہزار میں تو سر مکان نہیں ملتا ہے. تو اس کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں اب دو ایشو ہو گئے. شکر ہے آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج آ گیا ڈسکشن، کہ آپ نے بگ سٹی الاؤنس تو انہیں دے دیا جو شہروں میں آنا چاہ رہے ہیں، بٹ شہر والوں کے پاس تو یہ اپرچونٹی ہے، وہ تو شام کو بھی ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اس وجہ سے گاؤں کے اسکول سارے خالی ہو گئے. اب یہ جو ٹیچرز شارٹیج کا آپ نے ذکر کیا، اربن ایریاز کے اندر یہ منیمل ہے، رورل ایریاز میں یہ میکسیمم ہے. تو اگر ایک بچہ جو ہے اسے ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، یا کسی بہن کو 40 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر، تو اس کے فیول کے ایکسپینسز کون دے گا؟ اس کو بھی تو دیکھنا ہے ہمیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پالیسی ایک ایسی آنی چاہیے جس میں ہم ساری انگیجمنٹس کر رہے ہیں ٹیچرز سے ان کے ساتھ مل کے، کہ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھیں سر اتنے پیسے سپینڈ ہو رہے ہیں اور تعلیم پھر کوالٹی کی نہیں مل رہی. تو اس پہ بھی تو بیٹھ کے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے، ہم بالکل ٹیچرز ریوارڈ پہ کام کر رہے ہیں، ہم ٹیچرز کی رینکنگز پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی اپریسیشن پہ کام کر رہے ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور ٹیچرز کو مل کے بیٹھ کے یہ بھی دیکھنا ہے، بڑے سٹار ٹیچرز ہیں ہمارے، کہ کئی اساتذہ پھر ایسے ہیں جو 10 سال سے اسکول میں نہیں آئے، کئی ایسے ہیں جن کی جگہ پہ جا کے دوسرے لوگ حاضریاں لگاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو آ کے حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں. تو بار کیف ہمیں غلط صحیح ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا اور پرفارمنس بیسڈ انسینٹیوز دینے ہوں گے.
प्रमोशंस जो हैं वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए और इंसेंटिव्स जो हैं वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए, जैसा कि सारी दुनिया के अंदर होता है, जैसा कि सारे इदारों के अंदर होता है, सारे बिजनेसेस के अंदर भी होता है। राना साहब, जो कि आप पॉलिटिशियन हैं, आवाम से वोट लेके आते हैं, हर रोज़ आपका सामना करना पड़ता होगा इस सवाल का जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि असातिज़ा ख़ास तौर पे ख़वातीन कहती हैं जी कि उनको दूर दराज जगहों पर जो है वो पोस्टिंग कर दी जाती है, एक तहसील से दूसरी तहसील में। हमने बहुत दफ़ा सुना है कि जी पॉलिसी बन रही है कि उनको अपने तहसील में, अपने यूनियन काउंसिल में, अपने नज़दीक से उसको पोस्टिंग की जाए, लेकिन इसके बावजूद पोस्टिंग दूर हो जाती है तो वो सारा दिन सफ़र में गुजर जाता है। तो ये मसला आपके इल्म में होगा, इसका कोई हल निकाल रहे हैं आप? जी सर, इस पे खाली यही नहीं है अभी तक। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जो डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल बच्चे और बच्चियां हैं, हमारे असातिज़ा कराम जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। वेडलॉक पे आपने कुछ ट्रांसफर्स किए, जी। बट अनफॉर्चुनेटली जो डिवोर्स के इश्यूज थे वो भी केटर नहीं किए गए। तो वो बच्ची की अगर शादी लाहौर से हो गई सरगोदा, और गॉड फॉरबिड होना तो नहीं चाहिए बट कभी नहीं बनती, निज़ाम है दुनिया का, तो आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो वापस अपने घर आ सके, वो सरगोदा ही जैसे। और इसी तरह इंटर डिस्ट्रिक्ट है। आप यू विल बी ऑल्सो अमेज्ड टू नो कि हमारी एक काबिल उस्ताद एक पहले बलोचिस्तान के अंदर से क्रॉस करके अपने स्कूल में पढ़ाने आते हैं। इस तरह का स्कूल भी है। और तहसील खाली इज नॉट द इशू, एक जिले से दूसरे जिले में पढ़ाने जाने वाले असातिज़ा की हजारों में तादाद है। जी, जी। तो मैं उन्हें सलाम तो पेश करता हूँ, बट इस पे हम थॉरो पॉलिसी लेके आ रहे हैं। और अगर हमें रूरल एरियाज, मेरा ख्याल है कि 25 से 30 किलोमीटर से ज्यादा किसी फीमेल को बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए। और उनका हम इस पे बड़ी एक जामे पॉलिसी लेके आ रहे हैं। और इसीलिए हम जो नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का पूल बना रहे हैं, ताकि वो वहीं के रहने वाले हो, वहीं अपने स्कूल में लग जाए। हर तहसील का अलहदा पूल, हर जिले का अलहदा पूल। और इसी तरह HR भी, जो माली चौकीदार की शॉर्टेज है, जी। ताकि दोबारा फिर ट्रांसफर का इशू जनरेट ही ना हो। अच्छा राना साहब, एक और इस पहलू से एक चीज़ सामने आई कि आपने इनरोलमेंट का जिक्र किया कि फ़ेक जो है वो आके हाजिरी लग जाती हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं इनरोलमेंट शो करते हैं हज़ारों की, लाखों की तादाद में। तो इनरोलमेंट जो आप पकड़ते हैं वो मेरा ख्याल है लाखों की तादाद में है, उसका क्या किया? और जो असातिज़ा या अमला जो है वो फ़ेक है, हाजिरी नहीं लगाता, या जो है वो जिसे कहते हैं कि प्रॉक्सी जो जॉब कर रहा है, तो उनको पकड़ने के लिए और पकड़कर फिर उनको पेनलाइज करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? सर, हमने पहली दफा हमने जो अपने जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें बच्चों का डेटा, उसका एनालिसिस किया, और डेटा इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है आमतौर पे। और हमने 1 करोड़ 20 लाख बच्चों के अंदर से करीबन 18 से 20 लाख बच्चे फेक एनरोलमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं। और हमने उसे एड्रेस कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और ये अमल इसलिए भी जरूरी था कि कब तक अब आप झूठ बोलते रहेंगे अपने आप से और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे दुनिया को, जब वो बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये पॉलिसी के 5% बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाएं, इस दफा उससे भी ज्यादा हुई है। बट अगर स्कूल में पहले ही कमरे अवेलेबल नहीं है, आपके स्कूल में टीचर नहीं है, तो किस तरह एक भाई जो पहले पढ़ रहा है वो अपने दूसरे भाई को या बहन को स्कूल लेके आएगा? ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो हमने इसे एड्रेस करने के लिए हमने एक तो ये इनकॉर्पोरेट कर दिया, और दूसरा हम नादरा वेरिफिकेशन लेके आए। तो हर बच्चा जो हमारे पास आएगा, he'll be verified। और हम ये कर रहे हैं, जो हमारी नई इनरोलमेंट है उनमें 60% बच्चों की हमने ये कर भी ली है एक्सरसाइज, कि उन सब की नादरा वेरिफिकेशन होगी, ताकि ना तो डुप्लीकेसी हो और ना ही जिस तरह आपने कहा कि फेक इनरोलमेंट पर होगी नहीं। और इसी तरह जिस तरह आपने टीचर्स का इशू रेज किया, बड़ी सही बात है आपकी। बट हमारे 48,000 स्कूल है सर, और हमारे पास 1 लाख के करीब टैब्स भी हैं उन स्कूल के अंदर। तो आपका बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप कैमरा लगाएं, आप फेशियल रिकग्निशन लेके आए, आप 10 थंबप्रिंट्स लेके आए, जो भी आपका मैकेनिज्म हो, बहरहाल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम इंशाल्लाह टीचर्स शॉर्टेज में भी काबू पाएंगे। और जो टीचर्स आके हाजिरी लगा के चले जाते हैं या अपनी जगह किसी और को आके बैठा देते हैं, खुद लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और उनकी जगह 10,000 की उन्होंने वहीं से गांव से बच्ची हायर कर ली, तो ये भी इंशाल्लाह इन गर्मियों के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दिस स्कूल ईयर इंशाल्लाह there will be zero fake attendance and zero fake enrollment। जी बहुत शुक्रिया साहब, हमने ब्रेक लेनी है। टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। जी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला अगले सेगमेंट में जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी। बात कर रहे हैं हम पंजाब में एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से, और मेहमान मेरे साथ मौजूद है राना सिकंदर हयात, जो कि एजुकेशन के वज़ीर हैं पंजाब के। राना साहब, बड़ा अहम एक शुबा है करिकुलम का, जिसके बारे में हमेशा बड़े डिस्कशन रहती है, तजादात सामने आते हैं, उस पर तनकीद भी होती है कि जो जो निसाब है हमारा, उसको बेहतर करना है। जब इनरोलमेंट की बात हो रही है, नए साज़ा की बात हो रही है, जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको संभालने की बात हो रही है, तो निसाब के बारे में आपकी हुकूमत, आपकी वजारत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? सर, आपको एक और न्यूज़ देता जाऊं कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट में वाहिद सरप्लस जो है वो करिकुलम के बजट में बचता है, जो कि सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है, वो यूटिलाइज नहीं होता। और हमने अब पहली दफ़ा आके तो जो करिकुलम है और जो करिकुलम बनाते हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली वो सिलेबस टीचर्स ने पढ़ाना होता है, तो वो टीचर्स को कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते कि क्या आप ये पढ़ा सकते हैं, क्या दुनिया में ये मेथड्स चल रहे हैं। और इसी तरह फिर दूसरा कंपोनेंट करिकुलम के बाद टीचर्स का, और तीसरा आ गया एग्जाम्स का। तो एग्जाम्स वाले भी ना करिकुलम वालों से राब्ते में है और ना ही वो टीचर्स से राब्ते में। तो इन तीनों को हमने क्लब करके इंशाल्लाह पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, और इसकी चीफ मिनिस्टर साहबा मंजूरी दे चुकी हैं और उस पर काम हो रहा है ऑलरेडी। इंशाल्लाह इस जून के बजट से पहले पहले हम वो बना लेंगे पेक्टा, जिसमें इन तीनों को हमने डाल के। अब देखें सर, ये भी एक चीज जरूरी समझने वाली है कि करिकुलम जो है उसके एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया के अंदर। तो करिकुलम मिनिस्टर या सेक्रेटरी बैठ के नहीं बना सकते, और ना ही उन्हें बनाना चाहिए। जी, जैसा कि आज तक होता रहा। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं करिकुलम में, वो भी हमारे टीचर्स ही सिफारिश करा के टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर करिकुलम के एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। तो अगर तालीम में इतने संगीन मसले हैं, तो करिकुलम में आगे वो क्या परफॉर्म करेंगे, जी, आप बेहतर समझते हैं। तो बिल्कुल। हम सिर्फ वो रिफॉर्म्स जिनकी वजह से हम बिल्कुल हर चीज चेंज नहीं करना चाहते, जो अच्छी चीजें हैं वो रहें, और जो सही होने वाली है उन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे। और पहली दफा हमने टीचर्स ट्रेनिंग, करिकुलम और एग्जाम बनाने वालों को एक साथ बैठा दिए, ताकि ये भी बड़ा जरूरी कंपोनेंट है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रटा है, और एग्जाम आप एमसीक्यूज का ले रहे हैं, तो उस बच्चे का क्या कसूर है, और क्या आपका सिलेबस और करिकुलम जो है वो आपके सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं। उनकी अडेप्टेबिलिटी है अक्रॉस पंजाब, 3.5 लाख हुए हैं। तो पहली दफा ये रिफॉर्म हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि करिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम उसे इंशाल्लाह बड़ा विजिलेंटली देख रहे हैं। और हमने इस पे स्पेशलाइज्ड लोग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर उनसे राब्ता कर लिया है, और इंशाल्लाह उन्हें हम हायर करने जा रहे हैं। और जो हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहते हैं वैसे ही फॉर कंसल्टेशन, तो उन्हें भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि दुनिया का कमाल तरीन जो निसाब है वो हम पंजाब के अंदर लेके आए। अच्छा राना साहब, सारे जो है ना हमेशा बात करते हैं कि तालीम हासिल करनी चाहिए, और तालीम हासिल करने से इनकार भी नहीं है, लेकिन आप हम सब अपने नौजवानों के हाथों में डिग्रियां तो थमा रहे हैं, लेकिन आगे नौजवानों के लिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो आपका सूबा, आपकी हुकूमत जो है रोज़गार देने के लिए क्या कर रही है? हुनरमंद बनाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, क्या करेगी? वो लोग, जो बच्चे जो स्कूलों में जाएंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, वो पढ़ कर क्या करेंगे? सर, मैं समझता हूं कि आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया कि स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एज ऑफ वी स्पीक 2 महीने के अंदर पहला अपनी, और ये सारी प्राइवेट सेक्टर की काइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो है, कि हम जेडीसी के साथ मिलके 15 तारीख को ये जो आ रही है, हम इनॉग्रेट कर रहे हैं उस फैसिलिटी में, जिसमें 10,000 बच्चे आईटी के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करेंगे सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में। और फिर हम इसे स्केल करने वाले हैं कि हर बड़े स्कूल में जहाँ पे लैब्स अवेलेबल हैं, करीबन 7,000 के करीब वो स्कूल्स बनते हैं, और जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम आफ्टर आवर्स स्कूल के बाद टेफ्टा के साथ मिलके, और दुनिया में जो इंटरनेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन से लेके रोबोट्रॉनिक्स तक, हर चीज, ई कॉमर्स, हम उन बच्चों को अगर इनेबल कर दें, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारा इस मुल्क के बहुत सारे फाइनेंशियल कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आज तक नहीं लाया गया, और स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो है वो बच्चों को हमें एनेबल करना होगा। आपका बच्चा सिंपल बीए की डिग्री लेके जा रहा है, और उसे ना कंप्यूटर चलाना आता है, ना उसे ई कॉमर्स का पता है, तो आप सोचेंगे 2024 के अंदर हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। तो our skills program and specialized IT courses and classes
we'll start inshallah with this fall session also. अच्छा राना साहब, एक बड़ा अहम इशू जो है ना, पाकिस्तान के पंजाब के लोग, चूँकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है पंजाब से है, तो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप। जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की तादाद कम है, सहूलियात कम है, लोगों के पास मजबूरी है, वो लोग जाते हैं निजी स्कूलों में। निजी स्कूल जो है वो वहाँ जो कुछ होता है वो आपको पता है कि फ़ीसें बहुत भारी हैं, वो किसी रूल एंड रेगुलेशन में नहीं आते। मुझे नहीं पता कि ये आपके दायरा कार में आता है या नहीं, आपकी मिनिस्ट्री इसको देखती है या नहीं देखती, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है पंजाब के कैबिनेट के मेंबर हैं, ये प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए उनको जो कवायद बनाए हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? मैं ये समझता हूँ, देखें कि अगर हम अपनी प्राइवेट स्कूल्स यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ खड़े हैं, जिस तरह आपने कहा, हमारा जो निज़ाम है उसमें तालीम फ्री है, बट तालीम मेयारी नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपनी सरकारी स्कूल्स को भी यहाँ ले आए उनके करीब, तो ऑटोमेटिकली देखें प्राइवेट स्कूल्स का तो मॉडल ही एक है कि बच्चे से फीस लो और फिर पढ़ाओ, स्कूल के खर्चे भी निकालो और कमाओ भी। हमारा ये मॉडल नहीं। अगर हमारी तालीम बेहतर हो जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो जाए, तो आपको इसे एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा। तो मेरा इसमें मॉडल ये है और हमारी इस पे पूरी कोशिश जारी है कि जब हम वही स्किल्ड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अपने स्कूल्स में, जब हम वही सैट GMAT पढ़ाएंगे आफ्टर आज अपने स्कूल में, और जब हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिटी और एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे, तो आप यकीन माने कि प्राइवेट स्कूल्स ना सिर्फ अपनी फीसें खुद ही कम कर देंगे, बिकॉज आप देखिए उनका, मैंने आपको मॉडल बताया है, तो उनके लिए उनके एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो फीसें कम करें और बच्चे उनकी तरफ जाएं। फिलहाल वो फीसें भी ज्यादा ले रहे हैं, बच्चे भी उनकी तरफ जा रहे हैं। और एक कानून जो जिस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं इस साल, तमाम प्राइवेट स्कूल्स को उन पे लाजिम है कि वो 10% बच्चों को फ्री पढ़ाएं। बट हो रहा क्या है कि वो बच्चे आते हैं, हमारे बोर्ड के टॉपर्स को उठाते हैं, वो हमारे ही पोजीशन होल्डर्स को, जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन्हें उठाते हैं। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों को शामिल करते हैं, जो उनके ग्रेड 4 के एम्प्लॉइज हैं उन्हें शामिल करते हैं और लिस्ट बना के हमें दे देते हैं। कानून बाहर कैफ इसलिए बना था कि गरीबों के बच्चों को भी मेयारी तालीम मिल सके। तो इस दफा हम उनसे मीटिंग करके ये इंश्योर करेंगे कि लिस्ट जो है वो बाहर कैफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मर्जी से बनेंगी, और अगर आप अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बट हमारे कानून पे गरीबों के बच्चों की कॉस्ट पे नहीं होंगे। अच्छा, एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट, चूँकि अब एक आध मिनट मेरे पास है, ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं, माजूर बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल डेफिनेटली होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी करती है। मैंने सुना था कि कोई आर्टिज़म के हवाले से भी कोई एक स्कूल आप ख़ास तौर पे एक मॉडल स्कूल बना रहे हैं लाहौर में, वो एक स्कूल होगा और उसके बाद आगे भी उसका सिलसिला फैलाया जाएगा, उसकी ज़रा तफसील बताइएगा। सर, इसमें 2 प्लान्स पे काम हो रहा है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, बट बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि पहला स्कूल बनने जा रहे हैं, तो उनके दिल के बड़ा करीब है ये सब्जेक्ट, और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनमें एक प्रोग्राम तो हम ये ला रहे हैं कि जो माइनर डिसेबिलिटीज हैं, किसी की उंगली में मसला है, फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी है, बट वो पढ़ सकता है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, तो उन्हें हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उन सरकारी स्कूल्स में आने की इजाजत देंगे। उनके लिए हम फैसिलिटीज बनाएंगे, इस तरह रैम्प्स हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं जो दुनिया के अंदर मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो और जो स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं उनके उन्हें भी अपग्रेड करने जा रहे हैं, और इस तरह आपने कहा कि पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल आप जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चों के इसको डील करते हैं, वो भी बेइंतहा फीस चार्ज करते हैं। तो अगर हमारी फैसिलिटी इसमें बेहतर परफॉर्म हम अगर फैसिलिटी दें, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजना शुरू कर देंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत बड़ा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं स्कूल जाते ही नहीं, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, या जो भी आप इशू कह लें। तो उनकी एक्सेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम उनकी बसेस जो हैं वो भी ऐड करने जा रहे हैं मजीद, ताकि उन बच्चों को हम घर से पिक करें और फिर सेफली घर वापस ड्रॉप भी करें। अच्छा सर, एक बड़ा, अगर ओवरऑल देखा जाए, आपकी अपोजिशन है, आप एक पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, एक असम्बली में बैठे हैं, और अपोजिशन तनकीद भी करती रहती है। आपके बहुत से इक़दाम हैं, कल एम्बुलेंसेस का इफ्ताह हुआ, आप मोटर बाइक्स दे रहे हैं, अगर जिस पे स्टे आ गया, जो कि जिस पे ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इस वक्त अजीबोगरीब बहस शुरू हुई है। दीगर जितने इक़दाम होते हैं, पुलिस के पास जाती हैं मैडम चीफ मिनिस्टर,
جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کی اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ٹک ٹاک کے لیے ہے، سوشل میڈیا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اپنی ویڈیو کلپس بنانے کے لیے ہے، اس کا عملی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب جو ہے محض دعوے ہیں، گراؤنڈ پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ سے دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور وہ کیونکہ خود تو ڈیلیور کر نہیں سکے، اور جو تعلیم کا انہوں نے حال کیا 4 سال، اور جو بزدار صاحب نے صوبے کے ساتھ کیا، اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس تھی، اور جس بے دردی سے ضلعوں کو لوٹا گیا، جس طرح یہاں پہ رشوت لے کے آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جاتا گیا، اور وہ سارے کام جو انہیں کرنے چاہیے تھے انہوں نے نہیں کیے. اب وہ بیٹھ کے تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ آئیں چل کے دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں، دیکھیں وہ ہزاروں لوگ جن کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، اور انہیں ان کے گھر پہ فیسلٹی مل رہی ہے، ایون گائنیکالوجسٹ اویلیبل ان ہاسپٹلز میں، دوائیاں فری آف کاسٹ مل رہی ہیں. ہسپتال جانے کے لیے 40 کلومیٹر الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے جانا پڑتا تھا، وہ فیسلٹی بھی مل رہی ہے، ECG بھی مل رہی ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اور کلائمیٹ چینج پہ بھی سی ایم بہت کام کر رہی ہیں، تو ہمارا کام بار گیپ کام کرنا ہے، اور ہم کمیٹڈ ہیں اپنی چیف منسٹر کی لیڈرشپ میں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور جو تنقید کرنے والے ہیں انہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو تنقید ضرور کریں، وی ویلکم دیٹ، بٹ آپ کو ہر چیز پہ اعتراض ہے، کھانا کھانے سے لے کے آپ کیسے چلتے ہیں، جی آپ رانا کہاں صاحب، بیٹھتے ہیں، آپ جی کیوں جاتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند جی کریں. بہت اور شکریہ رانا اگر صاحب. انہیں کسی ہمارا مقام پہ پہنچایا بات ہے آپ کی ابھی ان کے جاری تھی، حلقے والوں نے، تو ان کے لیے کنسٹرکٹیو. جی آپ کی گفتگو جاری تھی، لیکن مجھے یہاں انٹروین کرنا پڑے گا چونکہ وقت میرا جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ رانا سکندر ایاز صاحب، منسٹر فار اسکول ایجوکیشن پنجاب کے. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی تفصیل سے پنجاب حکومت جو ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو ریفارمز لے کے آ رہی ہے، ٹیچروں کی بھرتی کے حوالے سے، جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کے حوالے سے، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.